Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. It's Sunday today and I explain your requested word. So let's begin. Our first requested word is bleak. Bleak is an adjective and it has two different meanings. One is not hopeful or encouraging. Second is lacking in enthusiasm or warmth. देखिए, आप अगर कोई चीज आपको उसमें अगर आपको कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो तो उसको कहेंगे कि वहां पे आप वर्ड ब्लीक यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी है, आपको लगता है कि उस कंपनी का फ्यूचर जो है ना, आम, वो आपको कोई सही नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, आपको जिसको हम तारीख बोलते हैं ना, तुम्हारा तो फ्यूचर बड़ा तारीख है कहते हैं ना लोग अक्सर, तो कहेंगे कि फॉर मी दिस कंपनीज फ्यूचर इज ब्लीक। मतलब मेरे मुताबिक या इन माय ओपिनियन द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी इज ब्लीक, कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो तारीख है। सेकेंड है लैकिंग इन एंथुसियाज्म और वार्मथ। उसका मतलब ये होता है कि आपको किसी में कोई जोश नजर नहीं आ रहा है, कि कोई चीज जो बड़ी मध्यम आपको फील हो रही हो, जिसमें वार्मथ ना हो, एंथुसियाज्म ना हो, जोश ना हो, खुशी ना हो। ठीक है, आप इसको सैडनेस के मीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे दो मीनिंग में। एक तो ये कि जहां पर आपको कोई होप नजर ना आ रही हो, कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, तो वो ब्लीक है। और या आपको किसी में कोई वार्मथ नजर ना आ रही, उसमें कोई जोश नजर ना आ रहा हो, मध्यम कोई फील जो ना डल महसूस हो रहा हो, तो वो भी ब्लीक है। जैसे इसका सेंटेंसेस है, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब हिज फ्यूचर सीम्ड इनक्रेडिबली ब्लीक। मतलब उसकी जॉब जब चली गई तो उसके बाद उसको जो उसका फ्यूचर था उसको बहुत ही तारीक नजर आ रहा था। ठीक है, जैसे सेकंड सेंटेंस है, हर ब्लीक एक्सप्रेशन रिफ्लेक्टेड हर इनर टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब ये होता है जिसको हम परेशानी कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसका जो एक्सप्रेशन ब्लीक थे। एक्सप्रेशंस ब्लीक क्या होते हैं? सैड एक्सप्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिस मतलब जिसमें कोई जोश नहीं है, वार्मथ नहीं है, खुशी नहीं है आपको उसके एक्सप्रेशंस में नजर आई। ठीक, तो ब्लीक एक्सप्रेशंस ऐसे तासुरात जो कि जिसमें खुशी नहीं थी, जिसमें सैडनेस थी। ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा था, उस किस चीज को उसकी झलक नजर आ रही थी, कि उसके इंटरनल जो जो भी उसके अंदर अंदर की परेशानियां हैं, इनर टर्मोइल्स हैं, उस वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे उसके ब्लीक जो एक्सप्रेशंस थे। अच्छा जी, सेकेंड वर्ड वर्ड है वो है जी एंटेंगल। एंटेंगल भी जो है ना ये वर्ब है और ये भी दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है ट्विस्टेड टुगेदर और सेकेंड है टू इन्वॉल्व समवन इन अ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए, ट्विस्टेड टुगेदर को समझ लीजिए दो चीजें अगर आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाए, जैसे ऊन अक्सर उलझ जाती है। ठीक है, कोई भी दो चीजें वो अगर उलझ जाए तो ट्विस्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, जैसे वायर्स हो सकती हैं, ऊन होती है, कुछ भी इस तरह की चीज, तो वो एंटेंगल हो गई हैं एक दूसरे के साथ, मतलब उलझ गई हैं। ठीक, इसी तरह से कोई इंसान अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाए, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंसान, कि उसके बाद आपको उसमें से लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। ठीक है, तो उसके भी कहते हैं कि वो इंटेंगल हो गया है उस सिचुएशन के अंदर। पहला क्या है? दो चीजों का उलझ जाना। और दूसरा क्या है मीनिंग? कि किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना जहां से निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो। वो कोई इंसान के लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी टीम के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द वायर्स वर सो एंटेंगल्ड दैट इट टुक आवर्स टू सेपरेट देम। कि जो वो वायर्स थी, तारें थी, वो इतनी आपस में उलझी हुई थी कि मतलब घंटे लगे उसको जो है ना क्या कहेंगे आप, एक दूसरे से लैदा करने में। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस क्या है? ही वॉज अनविलिंगली इंटैंगल्ड इन ऑफिस पॉलिटिक्स आफ्टर टेकिंग साइड्स इन अ माइनर डिसएग्रीमेंट। एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ ऑफिस के अंदर और उसने चूंकि साइड ले ली। अब साइड्स लेने की वजह से क्या, किसी के एक का साथ दे दिया उसमें, तो क्या हो गया? वो अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी इंटेंगल हो गया, फंस गया इन ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इंटरालिया। इंटरालिया जो है ना, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट महसूस हो सकता है। एडवर्ब है ये, और ये लैटिन फ्रेज है जो कि इंग्लिश में यूज होती है वैसे ये लैटिन, लेकिन इंग्लिश में भी यूज होती है, तो इसलिए समझना जरूरी है। इंटरालिया जो है ना, इसका मतलब ये होता है अमंग अदर थिंग्स, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज वन ऑफ मल्टीपल आइटम्स बीइंग रेफर्ड टू और कंसिडर्ड। देखें, जहां पर बहुत सारी चीजें हो
और उन बहुत सारे पॉइंट्स में से, बहुत सारी चीज़ों में से आप किसी एक को रेफर करने लगते हैं, तो फिर इंटर आइलिया जो है ना इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप कहना चाहिए कि उन सब में से ये जो इस तरह वाला मीनिंग होता है ना, उन सब में से या इन सब में से ये, तो वह उसको कहते वक्त हम इंटर आलिया जो है ना वो यूज करते हैं। देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस है, द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड सेवरल क्लॉजेस। देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखा जाता है दो कंपनीज के दरमियान में या दो इंसानों के दरमियान में, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो उसमें काफी सारे क्लॉजेज होते हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज मेंशन्ड है इंटर आलिया, और उनमें से एक क्या है, अब आगे उसके बारे में, द पेनल्टीज फॉर लेट डिलीवरी, कि उसमें से एक ये क्लॉज भी है कि जो अगर डिलीवरी लेट हुई तो उसकी पेनल्टी पड़ेगी, उसकी कोई ना कोई सजा आपको मिलेगी या जुर्माना आपको मिलेगा या कुछ ना कुछ आपको पेनल्टी जो है ना वो उसकी बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटर आलिया का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो इतनी सारी जो क्लॉजेस उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है, उनमें से एक ये भी है, और वो क्या है, पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी, कि अगर आपने माल जो है वो लेट डिलीवर किया, जो भी है जो भी कारोबार चल रहा है, तो फिर उसकी आपको पेनल्टी होगी। इसी तरह से द स्टडी एग्जामिन्स इंटर आलिया द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर। स्टडी हुई है और उस स्टडी ने बहुत सारी चीजें एग्जामिन की हैं, कोई भी रिसर्च हुई है, कोई भी स्टडी हुई है, और वो जो बहुत सारी चीजें उसने एग्जामिन की हैं, उनमें से एक ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ आई बात की? आई होप के क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब जिन्होंने इंटर आ लिया पूछा तो उन्होंने इंटर से भी पूछा है। अब इसका क्या मतलब, ये भी लैटिन फ्रेज है, समझिए दोनों लैटिन फ्रेजेस है। अच्छा, इसका मतलब ये है अमंग और बिटवीन देमसेल्व्स, ये समझ लीजिए, अमंग और बिटवीन themselves, उनके दरमियान में, मतलब इसमें ये यूज होता है। अब आगे इसकी थोड़ी सी है एक्सप्लेनेशन कि referring to relationships, rights और obligations that exist between parties involved। एक्चुअली ये यूज होता है लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर इसको, ये जो फ्रेज है इसको मतलब इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है उन सब, उनके दरमियान में। अब किन के दरमियान में रेफर किसको किया जाता है, रिलेशनशिप्स, जैसे दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनके दरमियान के रिलेशनशिप को रेफर किया जा रहा होगा, या उनके दरमियान में जो उनके हकूक है या उनके जो फ्राइज हैं उनको जब रेफर किया जा रहा होता है, तो वहां पर ये इंटर से जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसका मतलब अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उनके दरमियान में, इस मीनिंग में ये ट्रांसलेट होगा। ठीक है, जैसे कि द इनहेरिटेंस वाज डिवाइडेड इंटर से द सिबलिंग्स। ठीक है, मतलब जो इनहेरिटेंस है, जो जो विरासत है, वॉज डिवाइडेड, वो तकसीम की गई इंटर से द सिबलिंग्स, बहन भाइयों के दरमियान में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फादर्स विल, जो भी उनके फादर की विल थी उसके मुताबिक। इंटर से यहाँ पर क्या बता रहा है, बहन भाइयों के दरमियान में। अमंग यहाँ यूज कर ले, सिंपल इंग्लिश हो जाती है। ठीक, द कोर्ट्स फोकस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस इंटर से द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। कोर्ट ने क्या फोकस किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दरमियान में लिखा गया, जो दो पार्टीज हैं जिनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, उसमें ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी थी, प्राइस कौन कौन से थे, इंटर से के दरमियान द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व है जिनके दरमियान में वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, उनके दरमियान में उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस थी उसके ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, तो आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है वेहमेंटली। वेहमेंटली जो है ये यूज किया जाता है विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन के मीनिंग में और इंटेंस मैनर। एडवर्ब है ये, इसको, इसका मतलब इसे समझ लीजिए जैसे हम उर्दू में कहेंगे शिद्दत से। जब आप किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन के साथ या तो एक्सप्लेन करते हैं या कहते हैं या दूसरों के सामने स्टेट करते हैं, ठीक है, बहुत इंटेंस मैनर में आप कोई बात करते हैं, तो आपने वो बात बहुत ही वेहमेंटली की है। ठीक है, मतलब बड़ी शिद्दत से की है, पूरा जोर लगा के, स्ट्रेस दे के एम्फसाइज किया है, और उसमें आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व्ड है। वहां पर ये वर्ड वेहमेंटली जो है वो यूज होता है। जैसे कि ही वेहमेंटली डिनाइड ऑल एलिगेशंस इंसिस्टिंग ही वाज इनोसेंट।
मतलब उसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे, इल्जाम लगे, उसने उन सबको वेहमेंटली डिनाई किया, मतलब पूरी शिद्दत के साथ जोर लगाकर उसने उनका इनकार किया और इस बात पे इंसिस्ट किया, जोर दिया कि ही वॉज इनोसेंट, कि वो मासूम है। इसी तरह से दे प्रोटेस्टेड वेहमेंटली अगेंस्ट द न्यू लॉ, मतलब जो भी नया लॉ बना था उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया पूरी शिद्दत के साथ, पूरा उनके इमोशंस और फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व है। इट वायलेटेड देयर राइट्स, के वो उनके कहने का मतलब ये कि हमारे जो हुकूक है, ये जो नया लॉ है वो उसको वायलेट कर रहा है, हमारे हुकूक जो है वो सल्ब हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डिलीनिएट। डिलीनिएट जो है ना, ये तीन डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए। डिलीनिएट पहले तो इस्तेमाल होता है किसी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने को डिलीनिएट करना कहते हैं, ठीक है। सेकंड मीनिंग होता है कि कोई बाउंड्री को मार्क करना, चार दीवारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको मार्क करना, उसको डिफाइन करना कि भाई ये है, इंडिकेट करना कि जैसे इस घर की ये जो है ना बाउंड्री है, या स्कूल की ये बाउंड्री है, या इस बिल्डिंग की ये बाउंड्री है, या जो भी इस फील्ड की ये बाउंड्री है, ठीक है। उसको जब आप डिफाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं, मार्क करते हैं, तो डिलीनिएट करते हैं। इसी तरह से आप उसी बाउंड्री के सेंस में ही आप इसको समझ लीजिए कि जब आप कोई स्केच वगैरह जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं ना, जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं वो कोई तस्वीर बनाने लगते हैं, उसको स्केच करने लगते हैं, तो उसकी आउटलाइन पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद वो उसको आगे डेवलप करते हैं उस स्केच को, ठीक है। तो उसको भी डिलीनिएट करना कहते हैं। अब देखें, अब हम इन तीनों मीनिंग में ही इसके सेंटेंसेस देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि पहले मीनिंग में इसको कहते हैं कि डिस्क्राइब करना, जो मैंने आपको बोला कि डिटेल में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। तो क्या है, द प्रोफेसर डिलीनिएटेड द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी इन हिज लेक्चर। प्रोफेसर ने लेक्चर के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है, उस मतलब ये जो थ्योरी है उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उसने उसने डिलीनिएट किया, मतलब उसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक। अब सेकेंड वाले में, द मैप क्लियरली डिलीनिएट्स द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू नेशनल पार्क। कोई नेशनल पार्क बना है किसी जगह पर, और उसमें जो मैप बना रहा है, जो उसका मैप बना है, वो क्या कर रहा है, वो डिलीनिएट क्या कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, मार्क कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है बाउंड्रीज को उसकी, कि उस नेशनल पार्क की कौन सी, मतलब क्या उसकी बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द आर्टिस्ट डिलीनिएटेड द फिगर विद फाइन लाइंस बिफोर एडिंग शेडिंग और एंड कलर। अब जो स्केच आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ये जो भी आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं, जो भी उन्होंने ड्रॉ करना होता है उसकी वो क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं। तो उसने उस फिगर की क्या की कि पहले फाइन लाइंस के साथ बहुत ही डिटेल में जो है ना उसने उसकी आउटलाइन जो है वो डिलीनिएट की, और फिर उसके बाद उसने शेडिंग और कलरिंग और जो भी उसमें आगे उसने करना था आर्टिस्ट ने। ओके जी, नेक्स्ट है जी इन्यूमरेट। इन्यूमरेट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेंशन थिंग्स वन बाय वन, टू लिस्ट और अकाउंट ऑफ। देखिए, किसी चीज को, कोई चीज हो, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या मेंशन कर रहे हैं, या बता रहे हैं, या एक एक करके बता रहे हैं, तो उसको इन्यूमरेट करना कहते हैं। जैसे सेंटेंस क्या होगा, द मैनेजर इन्यूमरेटेड द टास्क दैट नीडेड टू बी completed बिफोर द डेडलाइन। अब देखिए, टास्क बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब मैनेजर ने अपनी टीम को क्या किया, एक एक करके तमाम टास्क जो है ना वो उसने अपनी टीम को बताए कि ये डेडलाइन से पहले ये तमाम टास्क जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए, वो 2 3 4 5 जितने भी थे, उसने वन बाय वन बताया। तो उसने क्या किया, इन्यूमरेट किया। इसी तरह से शी इन्यूमरेटेड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान में जो नई कंपनी पॉलिसी लेकर आई है, उसने उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे इन्यूमरेट किए, मतलब वन बाय वन उसने सबको बताया कि भाई इसके ये फवाइद हो सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी लैक। लैक जो है ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है, वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। इसको मैं अगर आपको सिंपल, लैक बहुत कॉमन वर्ड है, चलिए जिसने भी पूछा है, ऑब्वियसली इट्स एज अ टीचर इट्स माय ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन यू, जो भी आप पूछे। तो लैक का मतलब होता है कमी, कमी होना और कमी, ये दोनों मीनिंग में एज ए नाउन भी यूज होगा और एज ए वर्ब भी यूज होगा। अब सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग कॉज द प्रोजेक्ट टू फेल। क्या, प्रॉपर प्लानिंग की कमी ने प्रोजेक्ट को जो है ना वो फेल कर दिया, वो वजह बनी कि प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो गया, या जो भी काम था, या बिजनेस नाकाम हो गया, किसी ने कोई काम शुरू किया,
उसका बिजनेस उसने कुछ शुरू किया और वो नाकाम हो गया। और वो किस वजह से नाकाम हुआ? क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी, तो उस चीज की कमी ने, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, पूरा प्लान उसका ठीक तरह से नहीं था बना हुआ, तो जिसकी वजह से वो उसका नाकाम हो गया। जैसे कि शी लैक्ड कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक, मतलब उस वो लैक करती है। अब यहाँ पर एज ए वर्ब हमने इसको यूज किया है, कॉन्फिडेंस में वो लैक करती है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी जब वो पब्लिक में लोगों के सामने बोलती है तो नजर आ रहा था सामने कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लैक का मतलब होता है कमी, कमी होना या कमी, मतलब एज ए नाउन भी हम यूज करेंगे इसको और एज ए वर्ब भी हम यूज करेंगे। ओके जी, यहाँ पर लेसन जो है वो खत्म होता है। आप जो भी अपने नेक्स्ट वीक के लिए वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे जो है उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेसन में उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।